को ऐसा कर दिया है कि 1000 लोग जो हैं ये इस वाले सिस्टम से इवाल्व हो सकते हैं। और इसमें हर सभा में 10 ही लोग हैं, 10 लोगों के बीच में मूल्यांकन होना है। बरोबर। और जो परिवार के जो लोग हैं, जैसे परिवार के लोग परिवार समूह सभा में जाएंगे तो वो अपने परिवार की जानकारी देंगे परिवार समूह सभा में कि हमारे परिवार में ये वाला कौशल है, ये प्रतिभा है, हमारा इतना समृद्धि है, हम इतनी समृद्धि का नियोजन करना चाहते हैं, आदि आदि, है ना। तो यदि मान लो कोई जरूरत से ज्यादा बोल देगा अपने परिवार के बारे में तो वो पूरा नहीं हो पाएगा। तो इसलिए लोग उतना ही बोलेंगे जितना करना है, जी। क्योंकि अपने बारे में बोलना है, किसी दूसरे के बारे में तो बोलना नहीं, नहीं नहीं। अपने परिवार के बारे में बोलना है। तो यही सिलसिला जो है वो बना रहेगा ऊपर तक, जी 10 सोपानों तक। तो इसलिए ये जो सिस्टम है, इस सिस्टम में पॉसिबिलिटी है कि कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा, चुनाव प्रचार जैसे खर्चे नहीं होंगे, मूल्यांकन सहज होगा और श्रेष्ठता स्वाभाविक रूप से प्रतिष्ठित होती जाएगी, है ना। और जो ये नोट बोर्ड बंटवारा है वो भी नहीं होगा जी। कि भाई हमने इलेक्शन में 5 करोड़ लगाया है तो हमको आप कोई ऐसा पद दो जिसमें 5 करोड़ निकाल सकें, या हमने 100 करोड़ खर्चा किया तो हमको 100 करोड़ निकालने के लिए कोई ऐसा इम्पोर्टेंट पद दीजिए। तो वो चक्कर भी नहीं है यहाँ पे। यहाँ तो आपको कुछ भी नहीं मिलना है, जी। ऑनरेरियम मिलना नहीं। और दूसरा क्या है कि कोई भी परिवार अत्यंत रईस हो ही नहीं सकता है इसमें। ये जो व्यवस्था है ये समानता की व्यवस्था है, तो समानता की व्यवस्था में अत्यंत बहुत रईस होने वाला गुंजाइश ही नहीं जी भैया। है ना। तो आवश्यकताएं निर्धारित हुई थी ना। नहीं, मान लो आवश्यकता अपन कुछ भी कर लें हाँ जी। तो एक परिवार में 10 लोग जितना परिश्रम करेंगे उतना ही तो मिलेगा ना। हाँ जी। तो वो निश्चित हो सकता है। बाकी आवश्यकताएं तो पूरी हो ही जाएंगी जागृत मानव परंपरा में, वो कोई समस्या नहीं है। हाँ। लेकिन कोई अरबपति हो जाएगा ऐसा नहीं है, कोई करोड़पति हो जाएगा ऐसा नहीं, जैसा आज की भाषा में लोग बोलते हैं जी उस भैया। भाषा में बोल रहा हूँ। तो जो अमीरी गरीबी के बीच में दूरी रहेगी नहीं, अधिकतम इतनी दूरी रहेगी कि कोई आदमी 90 काम करता है तो कोई 100 काम करता है, बस इससे ज्यादा क्या होगा, जी जी। है ना। जी भैया। और वो भी हर कोई 90 काम अपना। करने वाला भी अभाव में नहीं है, उसका 90 से ही आवश्यकता पूरी हो गई। जी जी। अब वो और हर कोई अपना श्रेष्ठ देने का प्रयास करेगा ना। प्रयास करे। जी भैया। तो ये मुद्दा है। अब इसकी मानसिकता बनाने के लिए समय लगेगा, है ना। जी। पहले पहले बात तो लोग तभी विश्वास करेंगे जब कोई सफल हो जाएगा, है ना। कहीं जी मान भैया। लीजिए कि हम लोगों ने कहीं 5-10 जगह प्रयोग शुरू किए, हाँ। तो उन 5-10 प्रयोगों में से कहीं एक जगह सफल हुए तो जी पहले तो जो 4 और कर रहे थे वो उसका अनुसरण करेंगे कि भैया ये जो है अच्छा है, जी। ये लोग सफल हो गए, है ना, हम भी जी। ऐसे ही करेंगे। जी भैया। तो ऐसे 10-20 प्रयोग सफल हो गए तो जनता दौड़ पड़ेगी कि भैया हाँ हम जी। भी माथा 25 निकलना चाहते हैं। जी भैया। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे संभावना बन सकती है, ऐसा लगता है मुझे। जी। समय तो लगेगा। समय लगेगा, लेकिन जैसे ये, अध्ययन अध्येता जब आपस में परिवार बनाएंगे, हाँ वो परिवार मिलके परिवार समूह तब जाके बनेगा ना। जैसे अजीगर और अदिति से अब शुरू हुआ तो उनके बच्चे को तो भी ऐसे ही शिक्षा देगा। हाँ हाँ, लेकिन अब जब व्यक्ति अब अभी जो सांप्रत समाज में से तो व्यक्ति ही अध्ययन करते हैं, पूरा परिवार तो कोई कोई आपके जैसा, जैसे आपने अपने परिवार को पूरा अध्ययन में लगाया, ऐसा तो कुछ कुछ परिवार भी होंगे ना भैया।
धीरे धीरे हो ही जाएंगे। जैसे मान लीजिए हम लोग वहाँ प्रयोग कर रहे हैं, जी। तो 10 साल में जो हमारे परिवार के और सदस्य होंगे वो सब में अध्ययन की गति बनेगी हाँ। और श्रम की भी गति बनेगी। जी भैया। और जो नई जनरेशन आएगी उसमें बचपन से ही संस्कार रहेगा। हाँ हाँ। महत्वाकांक्षाएं भी वैसी नहीं रहेंगी जैसी अभी हो जाती लोग। जी जी। अभी क्या होता है, एक परिवार में कोई पिता 1 करोड़ रुपए साल का कमाता है, हाँ, तो उस परिवार के बच्चों में प्रेशर रहता है कि तुमको 1.5 कमाना है ना। जी जी। तो यहाँ पे परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था में ये दबाव ही नहीं है। जी। दूसरी बात है कि किसी परिवार ने अपने बच्चे की शिक्षा में 50 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ खर्चा किया है, हाँ जी। तो बच्चा इस दबाव के साथ ही खड़ा हो रहा है कि हमको पैसा वापस करना है, करना समाज है। से ही जी लेना है। जी जी। वापस नहीं भी करना है तो उतना तो निकालना है जो हमारा लग गया है। तो इस चक्कर में सभी दबाव में ही है, पूरा समाज जो है ना दबाव में है। बच्चे भी दबाव में हैं, पेरेंट्स भी दबाव में हैं, जी भैया। स्कूल कॉलेज भी दबाव में है। मान लीजिए किसी ने 100 करोड़ लगा के स्कूल खड़ा किया, हम्म। तो अभी उसको प्रेशर है कि 100 करोड़ निकले कैसे। लोग करते हैं अपने, मैंने कई स्कूल देखे जो 100 100 200 करोड़ के स्कूल हैं। जी जी भैया, तो फिर केजी वो में डोनेशन लाख लाख फिर डेढ़ वो डेढ़ लाख रुपया है। हाँ, तो फिर वो पैसा कैसे निकले, तो वो गुणा भाग लगाते रहते हैं। जी जी। कैसे लोग इन्फ्लुएंस हों, कैसे प्रचार किया जाए, क्या बोला जाए, है ना, कैसी हम्म। साइकोलॉजी इफेक्ट हो, आदि आदि बहुत दिमाग लगाते हैं लोग। जी भैया। इस सब से निकलना चाहता है मानव जाति, फंस जाते हैं, फंसने के बाद बहुत मुश्किल रहता है। नहीं लेकिन भैया ये आया है ना, ये जो क्या कहा है कि मानव की आवश्यकता बनी तभी बाबा जी से ये मानव सभ्यता को मिला दर्शन। यही बात हाँ। सही है। हम्म। तो अब आशा तो है। देखिए, मेहनत तो लगेगी और एक जनरेशन और खप जाएगी मुझे लगता है आराम से। जी जी भैया। हम्म। भैया इस तरीके की व्यवस्था ना माओ ने स्थापित की थी, और हाँ। पूरी उनकी पूरी थ्योरी थी, उन्होंने कम्यून बनाए थे, चेतना विकास प्रोग्राम था। हम्म। लेकिन वो न तो रशिया में चल पाया, और चाइना में तो खैर शुरुआत में ही फ्लॉप हो गया 20 एक साल के बाद। तो उसके पीछे क्या कारण रहे, जबकि उनकी थ्योरी बहुत देखिए, अच्छी है। पहली पहली बात तो वहां पे परिवार था ही नहीं, परिवार का कॉन्सेप्ट नहीं था। हाँ मार्क्स ने ये। तो ये कहा था कि परिवार जो है पैट्रियार्चिक होते हैं, इसलिए उसमें शोषण बना रहेगा, इसलिए परिवार की जरूरत नहीं है। हम्म, तो जो संबंध आदमी को जोड़ने की बुनियाद थी ना, उसी पे डाउट कर दिया, उसी को समस्या में फंसा दिया ना। तो इसलिए जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं उसमें फैमिली इंस्टीट्यूशन टूट गए पूरे। हम्म, अभी भी आप देश में भी देखते होंगे कि भारत देश में भी जो लोग कम्युनिस्ट हो जाते हैं ना, उनमें फैमिली रिलेशनशिप में कोई आस्था नहीं रहती उनकी, है, उनकी आस्था भौतिकता में रहती है। और जो कम्युनिज्म जो रशिया का फेल हुआ, हाँ, उसमें एक बड़ा कारण ब्यूरोक्रेसी थी। जी जी भैया। ब्यूरोक्रे ब्यूरोक्रेसी आप गूगल सर्च करेंगे तो मिल जाएगा आपको, मैंने इस पे काफ़ी पढ़ा है, लिखा भी है, हाँ, क्योंकि मैं अखबारों पे लिखता रहा हूँ ना बहुत सारा। जी हाँ, जी। हाँ। तो लेकिन मूल कारण ये था कि जो खेत में काम करता था श्रमिक, हाँ जी। तो उसका अपने खेत पे कोई अधिकार है नहीं। हाँ। उसका अपने खेत पे, क्योंकि खेत तो जो है स्टेट का है, हम्म, तो जो भी उत्पादन होता है वो इकट्ठा होके ब्यूरोक्रेसी के हाथ में चला जाता है। ब्यूरोक्रेसी का मतलब जो उत्पादन को मैनेज करते हैं हाँ, सारा। बिल्कुल बिल्कुल। तो उस चक्कर में ब्यूरोक्रेसी जो उत्पादन का श्रेष्ठ श्रेष्ठ अच्छा वाला जो उत्पादन है उसको उपभोग करती थी, हम्म, और जो मेहनत करता था उसको नहीं मिलता था उपयोग करने के लिए।
बिल्कुल। इसके कारण से वहां पे जो श्रमिक थे हम्म, उनमें असंतोष हुआ, हम्म, और वो असंतोष जो है वहां परिवर्तन का कारण बना। हम्म। तो जो आपको आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है क्या है रशिया मैंने का भैया नहीं इतिहास? मैंने इतिहास अच्छा तो पढ़ा है, बट ना मेरा उस तरीके से अध्ययन नहीं रहा है अध्येता के रूप अच्छा। में। मैंने परीक्षाओं के लिए और उनके लिए पढ़ा था, तो वो सूचना के रूप में था, मैंने उसको कभी आत्मसात नहीं किया। तो ये लेकिन ये मेरे क्या। तो ये इंटरनल प्रेशर रहा है ना। हम्म, और इधर रशिया को पूरी दुनिया से लड़ना था, क्योंकि कैपिटलिस्टिक जो कंट्रीज थे हाँ हाँ। वो रशिया के ऊपर दबाव बनाते थे कि भाई आप ज़्यादा प्रसार मत करिए। जैसा अभी मोदी ने कहा ना कि जो विस्तारवादी नीति है उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, है ना। जी तो वैसे ही रशिया की विस्तारवादी नीति थी, उसमें यूरोप के कई देशों पे उन्होंने काम किया और उनको तबाह कर दिया, है ना। हम्म, जैसे पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, चेकोस्लोवाकिया, ईस्ट जर्मनी, है ना, हम्म, यूगोस्लाविया। फिर ये नीचे साउथ एशिया के जो देश थे, हाँ हाँ यानी नॉर्थ एशिया कहलाएगा, हाँ रशिया के साउथ में जो देश थे, जी। उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, इराक, हाँ हाँ, आपका आर्मेनिया, आर्मेनिया, और ये हम्म, अपना उज्बेकिस्तान। अफगानिस्तान तक, है जी ना। तो ये सब में रशियन इन्फ्लुएंस बहुत बढ़ गया था। उनमें से कई कंट्री जो हैं कम्युनिस्ट हो गए थे। हम्म, तो धीरे धीरे अमेरिका को या जो कैपिटलिस्टिक कंट्री थे उनको ये लगा कि यदि ऐसे ही ये बढ़ता रहा तो पूरी दुनिया को ये खा जाएंगे, कम्युनिस्ट बना देंगे, है ना। हम्म, तो उनका इन दोनों के बीच में कोल्ड वार चला। तो जो अपने देश को ठीक करने के लिए ताकत चाहिए थी वो सब लड़ाई में चली गई। हम्म, पूरी दुनिया से लड़ते रहो तो कहाँ तक लड़ो। अब जैसे चाइना जो है अभी कर रहा है, हम्म, तो इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट तो है ही, जो उनका अभी मामला बना है। हाँ हाँ, और साथ साथ आप सब देशों से झगड़ा ले लिया, अमेरिका से भी, जापान हम्म, से भी, है ना, ऑस्ट्रेलिया से, इंडिया से, सबसे झगड़ा ले लिया जो, है ना। तो अभी सारी ऊर्जा उनकी इसी में लगी रहेगी, झगड़े को मैनेज करो, ये करो। तो जो अपनी जनता को खुश रखने के लिए जो आपको करना वो हो नहीं पाएगा। तो ऐसा सब झंझट उसी में टूट जाते हैं सारे। नहीं भैया, मैंने क्या ये मार्क्सवाद को पढ़ा नहीं है। मेरे बहुत सारे दोस्त हैं जो बहुत अच्छे विद्वान हैं और उन्होंने मार्क्सवाद बड़ा पढ़ा हुआ है। तो जब हाँ मेरी हाँ उनसे बात हो रही थी तो मैं उनसे एक्चुअली फिर तर्क कर नहीं पाया, क्योंकि मुझे मार्क्सवाद की, उनका कहना था कि थ्योरी में तो मार्क्सवाद में सब कुछ लिखा है, चेतना, विकास, कम्यून को लेके, और किस तरीके से आदमी को चेतना के स्तर पे भी ऊपर लेके जाना है, तो वो सब उन्होंने लिखा हुआ है। तो पर मेरे को ये जानकारी नहीं थी, जैसे आपने जो बताया ना कि नेता परिवार से भी कट जाते हैं, तो ये सब हाँ चीजें हाँ। मेरे पास सूचना के रूप में उपलब्ध नहीं थी। तो खैर बहुत मैं। सारी चीजें हैं, बहुत सारी, कोई मतलब अब आपको अगर उसके लिए ओरिएंट करना है तो 6-8 महीने इसको अध्ययन करना पड़ेगा, इसके लॉजिक सिस्टम को समझना पड़ेगा। डार्क हम्म, कैपिटल। वो हाँ वो नहीं जब बिल्कुल। आवश्यकता पड़ेगी तब देखा जाएगा, जब ऐसी जी आवश्यकता पड़ेगी। नहीं खैर, मैं तो समझ गया हूँ कि वो किसी से केवल तर्क में जीतने के लिए किसी चीज को पढ़ना वो कोई अकलमंदी का काम नहीं है। तो मैं हाँ, इसलिए, कोई हाँ मतलब नहीं है। हाँ, तो इसलिए मैं तो उसमें नहीं पढ़ता हूँ। वेस्टेज ऑफ टाइम है हाँ जी बिल्कुल भैया। बिल्कुल। अपना। हाँ, बहुत जिंदगी वेस्ट कर ली भैया, इतना हम ज्यादा लोगों को पढ़ाई की। अभी जो लोग समझना चाहते हैं उनके साथ श्रम करना चाहिए बस। बिल्कुल बिल्कुल। जो लोग समझना चाहते हैं, अपनी जिंदगी को ठीक करना चाहते हैं, हम लोगों को उनके साथ समय लगाना चाहिए, बाकी डेफिनेट। फालतू में लगाने हाँ की जरूरत नहीं। वो तो बिल्कुल कुतर्क हो जाता है हाँ, उनके यदि साथ तो मान बात लीजिए की। अगर आपको बाबा जी का तर्क ठीक नहीं लग रहा है तो बात अलग है ना। हाँ हाँ। यदि मान लीजिए तर्क ठीक लग रहा है हम्म। तो फिर अपना नहीं समय सार्थकता में। नहीं, इधर क्या हुआ भैया, बहुत दिनों से ना मैं अब जैसे आपकी भी ये ले रहा हूँ लगातार, और दूसरे भी वो कर रहा हूँ, तो मेरा टाइम अब दोस्तों के साथ नहीं बीतता है। तो उनको लगता है हाँ कि हाँ मैं भटक गया हूँ, और अब मैं उससे वो नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि मैंने मार्क्स वगैरह पढ़ा नहीं, और वो अच्छे, बहुत अच्छे स्टूडेंट हैं मार्क्सवाद के और इनके, और ज्यादातर नास्तिक किस्म के हैं। तो उसी आधार पर हमारी नास्तिक ये दोस्ती होते थी। हैं।
हाँ तो वो नहीं, मैं भी नास्तिक वही भी था होते भैया। हैं और हाँ फैमिली इंस्टीट्यूशन को नहीं मानते, वो परिवार को नहीं हाँ। मानते। नहीं वो तो वो बीच वाले हैं, वो परिवार में रहते हैं, सब कुछ ठीक है, बट पढ़ाई के रूप में उन्होंने किया हुआ है। और अभी तक मैं भी उन्हीं में शामिल था, नास्तिक तो मैं भी रहा हूँ बचपन से। और हाँ हाँ पर अब ये हाँ। है कि यहाँ पे आने के बाद थोड़ा सा नजरिया बदल गया। हम्म। ठीक है भैया, बहुत अच्छा बताया आपने, धन्यवाद। तो वो सब समझना। हम्म, आपके कोई ऐसे तर्क हो तो आप हमको बताइएगा, अपन चर्चा करेंगे, है ना? हाँ जो मैं बिल्कुल जिनके बताऊंगा। उत्तर आपको नहीं मिलते हैं, तो एक्चुअली मैंने इतनी ज़्यादा थोड़ा। चीज़ें होती है ना, मैं सोचता हूँ उसमें टाइम वेस्ट करने से अच्छा है मैं कम से कम इसको सूचना के रूप में तो प्राप्त कर लूँ। अभी मेरे पास में पूरी सूचनाएं भी नहीं है, हाँ, शब्द के पूरी रूप में भी सुन। मेरे पास नहीं है, तो मैं उसमें टाइम वेस्ट करना नहीं चाहता, इसलिए मैं उसमें हम पढ़ता तो नहीं केवल हूँ। आपको इतना आश्वासन दे सकते हैं कि जब आप ये पूरा मध्य दर्शन पढ़ लेंगे तो दुनिया के सारे तर्कों का उत्तर आ जाएगा आपके पास। नहीं भैया, ये तो मैं एकदम, ये तो मैं पहले दिन से श्योर हूँ, जब मैंने पहला शिविर किया था मुझे तभी समझ आ गया था ये हाँ बात तो। क्योंकि प्रश्नों के उत्तर मिल रहे थे यहाँ, जो बाकी जगह जो ऊहापोह की स्थिति थी समझ नहीं आता था, तो अभी इसलिए। हाँ भैया, अभी ऐसी बात है, मैं 2009 से दर्शन का अध्ययन कर रहा हूँ। हम्म, हाँ। और मुझे ऐसा लगता है कि 700 करोड़ इंसानों की कलेक्टिव सोच मिले न तो भी इस दर्शन से आगे सोच नहीं सकता इंसान। हम्म। हाँ। बाबा जी ने सोचा है, नहीं भाई, इससे आगे मेरी कुछ। भी हाँ, मेरी सहमति एकदम बन गई थी, शुरुआत में बन गई थी, मैंने पहला शिविर जब किया था तभी हुई मेरी। कि इससे आगे कुछ सोचा ही नहीं जा सकता। इसमें ये अल्टीमेट नॉलेज में। बिल्कुल बिल्कुल। हम्म। चलिए भाई, बहुत अच्छा। जी भैया। ठीक है, अभी हाँ काफी शुरू लोग कर। आ गए हैं, अपन अपन बिल्कुल शुरू कर सकते हैं ना। बिल्कुल भैया। तो हम लोग 208 नंबर के पेज पे थे, पेज नंबर 208, पुरानी किताब में। नई नई किताब का नंबर भास्कर भाई बता देंगे कौन सा है? 118। 118, 118। जिसमें लिखा है, हाँ, जिसका जो एक पैरा शुरू हुआ है 5वें सोपान में, है ना? हाँ जी। तो हम यहाँ से पढ़ रहे हैं ना। 119 में। 5वें सोपान में 10 ग्राम समूह सभा से संबंधित या निर्वाचित 10 सदस्य क्षेत्र परिवार सभा के रूप में पहचाने जाएंगे। तो तीसरा जो है ग्राम है, चौथा ग्राम समूह है। तो ग्राम समूह के बाद वाला है ना, तो ऐसे जो 10 ग्राम समूह हैं उनमें से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होके 5वें सोपान में 10 ग्राम समूह सभा से निर्वाचित जो है 10 सदस्य क्षेत्र परिवार सभा के रूप में पहचाने जाएंगे। इनमें अनुभव की और भी मजबूती बनी रहेगी। क्यों बनी रहेगी? क्योंकि अनुभवी व्यक्ति ऊपर आ रहा है ना सभा में, तो इसलिए इनमें अनुभव की और भी मजबूती बनी रहेगी। समझदारी में परिपक्व होना स्वाभाविक है, और भागीदारी में गति और तीव्रता होती जाएगी। इन्हीं सब सौभाग्य को एकत्रित होना क्षेत्र परिवार सभा अपने वैभव को प्रमाणित करने में समर्थ होगी। बुनियादी तौर पर हर परिवार समझदार होने के आधार पर ही क्षेत्र परिवार सभा का वैभव भी प्रमाणित होने की संभावना रहती है। तो इस ये सभा कितने भी ऊपर की हो, लेकिन उसके बुनियाद में परिवार ही है। क्योंकि ये जो मेंबर लोग जाएंगे ना मनोनीत होके क्षेत्र परिवार सभा में, वो भी किसी परिवार के ही सदस्य होंगे ना। इस तरीके से जो वैभव है वो परिवार का ही है। तो बुनियादी तौर पे हर परिवार समझदार होने के आधार पर ही क्षेत्र परिवार सभा का वैभव भी प्रमाणित होने की संभावना बनी रहती है। हर मानव का उद्देश्य साम्य होने के आधार पर व्यवस्था सूत्र व्याख्या अपने आप स्पष्ट होती है। और क्योंकि सभी का लक्ष्य एक ही है, समाधान, समृद्धि, अवश्य अस्तित्व और उसकी सुलभता और जागृति, है ना, और जागृति की निरंतरता, तो इसलिए जो है व्यवस्था की जो सूत्र है वो कड़ी से कड़ी के रूप में जुड़ी रहती है। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो 5वां सोपान है, इसमें इसकी पहली कड़ी जो है शिक्षा संस्कार कार्यक्रम है। इन शिक्षा संस्कार कार्यों में यथावत एक विद्यालय रहेगा। इससे पहले की सीढ़ी में जो प्रौद्योगिकी बनी रहती है
उसके योगदान पर उत्तर माध्यमिक शालाएं और स्नातक शालाओं क्रम विधि से कार्य करेंगी। जैसा अभी मैं बता रहा था ना कि 5वें सोपान में स्नातक विद्यालय महाविद्यालय तक रहेगा। क्रम विधि का तात्पर्य है कि हर इंसान, चाहे नर नारी हो, चाहे नारी हो नर हो, समझदार होने के लिए कार्य करेगा। समझदारी का किसी ऊंचाई उस क्षेत्र परिवार सभा के अंतर्गत प्रमाणित होना स्वाभाविक है। ऐसे प्रमाण के लिए तमाम व्यक्ति प्रशिक्षित रहेंगे। इसी कारणवश स्नातक और स्नातक विद्यालय किसी क्षेत्र सभा के अंतर्गत संचालित रहेंगे। इसमें मध्यस्थ दर्शन सह अस्तित्ववाद की रोशनी में ज्ञान विज्ञान विवेक संपन्न विधि से हर विद्यार्थी की मानसिकता में स्थापित करने का कार्य होगा। इसी क्रम में हर सभा के अधिकार में कुछ मझोले बड़े प्रौद्योगिकी समाई रहेगी। तो यहाँ बाबा जी कह रहे हैं कि धीरे धीरे प्रौद्योगिकी भी हर आयाम में बढ़ती जाएगी, है ना। जैसे पहली दूसरी सभा में हस्तशिल्प और ग्राम शिल्प आदि है, फिर लघु उद्योग हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि उससे थोड़े मझोले किस्म के जो प्रौद्योगिकी हैं वो समाई रहेगी। इसके लिए बुनियादी रूप में आवश्यकी सभी साधन क्षेत्र सभाओं के प्रौद्योगिकी संपदा से निर्मित किए रहेंगे। इस विधि से हर क्षेत्र परिवार सभा में मंझोले और छोटे उद्योगों का उत्पादन प्रचुर होने की व्यवस्था रहेगी। प्रधानतः ये उद्योग आवास, अलंकार, दूरश्रवण, दूरगमन, दूरदर्शन संबंधी यंत्रों को बनाने के कार्य में प्रवृत्त होगा। इसी सोपान में एक विनिमय कोष रहेगा जिसका संबंध इससे पहले के चारों सोपान के विनिमय कोषों के साथ रहेगा। यानी हर सोपान में जो विनिमय कोष रहेगा वो भी आपस में एक सूत्रित रहेगा। जैसे हर सोपान में शिक्षा व्यवस्था है वो भी आपस में एक सूत्रित रहेगी। उत्पादन कार्य भी एक सूत्रित रहेगा, क्योंकि उत्पादन कार्य से संबंधित जो समितियां हैं वो आपस में ऊपर की सभाओं तक जुड़ी रहेंगी। इसी सोपान में एक विनिमय कोष रहेगा जिसका संबंध इसके पहले के चारों सोपानों के विनिमय कोष से रहेगा, है ना। फिर अगले पैरा में है, 5वीं कड़ी के रूप में स्वास्थ्य संयम होना पाया जाता है। इस क्रम में विविध प्रकार के व्यायामों की व्यवस्था रहेगी। साथ में एक बहुत अच्छा चिकित्सा केंद्र बना रहेगा। इसमें आकस्मिक घटनाग्रस्त असाध्य रोगों को समन करने की व्यवस्था रहेगी, क्योंकि जो असाध्य केस होंगे वही जो है 5वीं सोपान में आएंगे, है ना। 5वीं सोपान के चिकित्सालय में जाएंगे, या जो बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं जिसमें मल्टीपल सर्जरी का काम रहता है, ऐसे लोगों के लिए एक अस्पताल का व्यवस्था रहेगा। फिर कह रहे हैं कि यह प्रौद्योगिकी के बलबूते पे संपन्न होगी। और ये सब कैसे होगा, तो इसमें टेक्नोलॉजी का यूज होगा। इसमें कार्यरत जितने भी विद्वान होंगे वे सब स्वयं स्फूर्त विधि से सेवा उपकार के रूप में चिकित्सा कार्य को संपन्न करेंगे। और क्योंकि सारी व्यवस्था उपकार विधि से है, तो इसलिए जो अभी डॉक्टरों के ऊपर या अस्पतालों के ऊपर दबाव रहता है, और उसके कारण से मरीजों पे दबाव आता है। अब जैसे मान लीजिए किसी ने 1000 करोड़ रुपए लगा के बड़ा अस्पताल चेन बनाया, तो उसको रहता है कि भाई हम 1000 करोड़ कैसे निकालेंगे। फिर रनिंग कास्ट भी है, मेंटेनेंस कास्ट भी है, और जो इंस्ट्रूमेंटेशन है उसका भी कास्ट है। ये सब जुड़ता चला जाता है। ये अल्टीमेटली सारा दबाव किस पे आएगा, तो मरीज पे ही आएगा जो उसका उपभोक्ता है। तो यहाँ कह रहे हैं कि यहाँ तो कोई भी दबाव नहीं है, दबाव से मुक्त है चिकित्सा पद्धति, क्योंकि उपकार विधि से काम करना है। कोई सैलरी का चक्कर नहीं है, कोई दवाई बेचने का नहीं है, कोई दवा कंपनी के साथ सांठगांठ करने का नहीं है। ये सब व्यवस्था है ही नहीं यहाँ पे।
तो इसलिए इसमें कार्यरत जितने भी विद्वान होंगे वे सब स्वयं स्फूर्त विधि से सेवा उपकार के रूप में चिकित्सा कार्य को संपन्न करेंगे। यह परिवार का वैभव का अनुपम देन रहेगा। इन सभी कार्य व्यवहार के आधार पर क्षेत्र सभा का वैभव अति शोभा संपन्न, गरिमा संपन्न, प्रयोजन संपन्न विधि से होना पाया जाएगा। तो ये 5वें सोपान को यहाँ पर उन्होंने ब्रीफ में बता दिया। और इसके बाद 6वां सोपान पेज नंबर 210 पे, छठवां सोपान मंडल परिवार सभा का गठन 10 क्षेत्र सभाओं से निर्वाचित 10 सदस्यों के संयुक्त रूप में प्रभावित होगा। इसमें भी यथावत 5 कड़ियों के रूप में संपूर्ण कार्य संपादित होगा। 5 कड़ी का मतलब वही शिक्षा, संस्कार, उत्पादन, विनिमय, स्वास्थ्य, संयम, न्याय, सुरक्षा आदि है ना। तो शिक्षा संस्कार कार्य जो है स्नातक व स्नातकोत्तर के रूप में प्रभावित रहेगी। स्नातकोत्तर शिक्षा में जीवन ज्ञान, अस्तित्व दर्शन ज्ञान में पारंगत बनाने की व्यवस्था रहेगी। इसी के साथ साथ अखंड समाज सार्वभौम व्यवस्था में भागीदारी का संपूर्ण तकनीकी विज्ञान विवेक कर्माभ्यास संपन्न कराना बना रहता है। ऐसी संस्था में कार्यरत सारे अध्यापक संस्कार कार्यों के लिए जहाँ जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पहुँचेंगे और कार्य संपन्न करने के दायी होंगे। उत्सव सभा, मूल्यांकन प्रक्रिया सब गांव सभा में संपन्न करेंगे। इसके बाद दूसरी कड़ी में न्याय सुरक्षा है। तो न्याय सुरक्षा अपने में एक वैभवशाली कार्यक्रम होना स्वाभाविक रहेगा। पीछे की 5 न्याय सुरक्षा की जो कड़ियाँ हैं, तो पीछे की 5 कड़ियों में कोई समस्या शेष रहने की स्थिति में इस सोपान में निष्णात व्यक्ति इसे समाधान करने के लिए दायी होंगे। अभी हमारे यहाँ जो न्याय का सिस्टम है 4 स्टीयर का है, यानी एक स्तर पे जो न्याय है वो पंचायत के स्तर पे होता है, लेकिन पंचायत के स्तर पे बहुत लिमिटेड राइट है ना न्याय के। फिर इसके बाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं, और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के बाद हाई कोर्ट है, फिर उच्चतम न्यायालय है ना। तो ये 4 स्तर की व्यवस्था है। उसमें भी सिविल कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ऐसा 2 करें तो और 5 हो सकती हैं। लेकिन ये जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है इसमें 10 स्तरीय है। तो परिवार से शुरू होके परिवार से फिर परिवार समूह में न्याय सुरक्षा समिति होगी, फिर ये क्रम से 10 सोपान तक बनी रहेगी। तो इसमें जो भी पिछली कड़ी में जो भी समस्या है जो रिजॉल्व नहीं हो रही है वो अगली कड़ी में जाएगी, अगले सोपान में जाएगी। तो इसीलिए यहाँ पर भी ये कहा जा रहा है कि दूसरी कड़ी में न्याय सुरक्षा अपने में एक वैभवशाली कार्यक्रम होना स्वाभाविक है, और पीछे की 5 कड़ी में यदि कोई समस्या शेष रहने की स्थिति में इस सोपान के निष्णात व्यक्ति उसे समाधान करने में दायी रहेंगे। न्याय सुरक्षा एक बहुमूल्य कार्यक्रम है। यही विश्वास का, अभयता का प्रधान कार्यक्रम है। पूरे मंडल का न्याय सुरक्षा विधा में जागृत रहना मंडल सभा का अति प्रमुख कार्य रहेगा। मंडल परिवार सभा की जितनी भी समितियां होती हैं, सभी सोपानीय सभाओं का न्याय सुरक्षा विधा का पूर्ण चित्रण, समीक्षा, मूल्यांकन कार्य संपादन होगा। साथ में प्रस्ताव भी रहेगा। हर पीढ़ी के बाद दूसरी पीढ़ी के लिए, हर सीढ़ी के बाद दूसरी सीढ़ी के लिए, आगे सीढ़ी से पीछे सीढ़ियों के लिए न्याय सुरक्षा का प्रस्ताव बना रहना यह मानव अधिकार है। इसके आधार पर व्यवहारान्वयन और मूल्यांकन होना स्वाभाविक है। न्याय सुरक्षा सहअस्तित्ववादी विधि से संपन्न होना पाया जाता है। इसके लिए दूसरी कोई विधि भी नहीं है। मानवता अथवा मानवीयता सहअस्तित्ववादी विधि से प्रमाणित हो पाती है। इसकी तीसरी कड़ी जो है, जिसको उत्पादन कार्य करें, यह भी बड़े बड़े उद्योगों के संबंध में सोच विचार करेगी। लघु उद्योग, ग्राम उद्योग, कुटीर उद्योग, ग्राम शिल्प के जो मूल द्रव्य, जो जिसको रॉ मटेरियल कह रहे हैं,
या इन उद्योगों में लगने वाले जो यंत्र आदि हैं को तैयार करने के संबंध में रहेगी। दूर श्रवण, दूरदर्शन, दूरगमन के यंत्र यानी गाड़ी घोड़ा, रेलगाड़ी, हवाई जहाज आदि है ना, दूरदर्शन, ये जो जिसको आईटी सेक्टर बोल रहे हैं, तो ऐसे उपकरणों को निर्मित करने के भी साधारण प्रयास रहेगी। फिर चौथी कड़ी विनिमय कोष है, तो विनिमय कोष कार्य संपादन होगा, तो मंडल के परिवार सभा कोष से ग्राम परिवार सभा कोष तक का संबंध यथावत बना रहेगा। इसी प्रकार दूर संचार विधियों से भी सभी कड़ियों का संबंध एक दूसरे से जुड़ा रहेगा, इसलिए सभी सोपानों का अनुभव सुलभ रहेगा। फिर पांचवी कड़ी में स्वास्थ्य संयम का प्रबंधन रहेगा। पूरे मंडल के असाध्य घटनाग्रस्त स्थितियों से उबरने के लिए उपाय बना रहेगा। हर मानव स्वस्थ होने की उम्मीदों को लेकर जीता है। इससे स्वास्थ्य संयम कार्यक्रम में यह भी समाहित रहेगा, जिसमें स्वायत्तता विधि से स्वास्थ्य को संभाले रहने के ज्ञान, उपाय, कर्माभ्यास कराने की व्यवस्था रहेगी। इस प्रकार पांचों कड़ियों का कार्य यथावत चिन्हित रहेगा। इसी प्रकार आगे की कड़ियों में भी रहेगा। फिर कह रहे हैं कि मंडल समूह परिवार सभा 10 मंडल परिवार सभा में से एक एक व्यक्ति निर्वाचित होकर मंडल समूह परिवार सभा के कर्णधार होंगे। इसी क्रम में सभी प्रकार के कार्यकलापों को हेलो हेलो हाँ सर। हाँ जी बोलिए। नहीं भैया, किसी ने कुछ नहीं। किसी ने कुछ नहीं बोला ना? नहीं नहीं हेलो। नहीं भैया। अच्छा, मुझे किसी बच्चे की आवाज आई थी। हाँ हाँ नहीं सॉरी सर, वो मेरे से गलती से ऑन हो गया था। अच्छा कोई बात नहीं, थोड़ा सा अपनी इसको ध्यान रखिएगा, है ना। फिर ये हो गया मंडल समूह परिवार सभा। तो ये कौन सा हो गया? सातवां आयाम हो गया ना, छठवां आयाम। फिर कह रहे हैं इसी क्रम में सभी प्रकार के कार्यकलापों को यथा पांचों कड़ियों के कार्यक्रम को इस 7वीं सोपान में प्रमाणित करने का दायित्व रहेगा। इनमें संपूर्ण मानव प्रयोजनों को स्पष्ट रूप में प्रमाणित किया जाना कार्यक्रम रहेगा। ऐसे मानव अधिकार परिवार सभा में ही प्रमाणित रूप में व्यवहित होते हुए सनय सनय पुष्ट होते हुए मंडल समूह परिवार सभा में मानव अधिकार का संपूर्ण वैभव स्पष्ट होने की व्यवस्था रहेगी। सामान्यतः मानव अर्थात समझदार मानव सनय सनय दायित्व के साथ साथ अपनी अहर्ता की विशालता को प्रमाणित करता ही है। अपनी पहचान का आधार होना हर व्यक्ति पहचाने ही रहता है। समूचे अनुबंध समझदारी से व्यवस्था तक को प्रमाणित करने तक जुड़ा ही रहता है। प्रबंधन इन्हीं तथ्यों में से के लिए होना स्वाभाविक है। समझदारी में परिपक्व व्यक्तियों का समावेश मंडल समूह सभा में होना स्वाभाविक है। ऐसे देव मानव दिव्य मानव को प्रमाणित करते हुए दृढ़ता संपन्न विधि से विधा में शिक्षा संस्कार कार्य को संपादित करते हैं। शिक्षा संस्कार एक प्रथम कड़ी है। इसमें अति सूक्ष्मतम अध्ययन शोध प्रबंधों को तैयार करने की व्यवस्था रहेगी। शोध प्रबंधों का जो मूल उद्देश्य है वो भारतीय जो मानवीय संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था को और मधुरिम सुलभ करना ही रहेगा। तो 7वें सोपान में विश्वविद्यालयीन शिक्षा 6वें सोपान में हो गई, तो 7वें सोपान में रिसर्च का काम रहेगा ना, शोध। और शोध प्रबंधों का विषय क्या होगा? तो संस्कृति सभ्यता विधि व्यवस्था को और
सुचारू रूप से चलने लायक जो है तथ्यों को पहचानना, इसके लिए सारी सुविधाएं जुटाने का कार्यक्रम मंडल समूह सभा बनाए रखेगा। और ये रिसर्च के लिए जो भी चीज़ों की ज़रूरत है, जो सुविधाओं की ज़रूरत है, उसको जुटाए रहने का काम जो है वो मंडल समूह सभा बनाए रखे। इसका प्रबंध मंडल सभा के जितने भी प्रौद्योगिकी रहेगी उसकी समृद्धि के आधार पर व्यवस्थित रहेगा। ऐसी व्यवस्था के तहत में और विशालतम रूप में व्यवस्था सूत्रों को सुगम बनाने का उपाय सदा शोध विधि से व्यवस्थापन रहेगा। ऐसे शोध कार्यों के लिए सामग्री में 7 सीढ़ियों की गतिविधियां रहेंगी। इस प्रकार शोध प्रबंध का स्रोत बनी रहेगी। ऐसे शोध प्रबंध स्वाभाविक रूप में 10 सीढ़ियों 5 कड़ियों की समग्रता के साथ नजरिए बना रहेगा। इस विधि से मंडल समूह सभा की प्रथम कड़ी का लोक उपकारी और मानव उपकारी होने के रूप में प्रमाणित रहेगी। दूसरी कड़ी न्याय सुरक्षा है। न्याय सुरक्षा विधा में मंडल समूह परिवार सभा में पहुंचे हुए सभी विद्वान कोटि के जागृत मानव कोटि के ही होंगे, जिनके अधिकार में न्याय सुरक्षा के लिए आवश्यकीय सभी दूर संचार उपलब्ध रहेगा ही। फलस्वरूप 10 मंडलों में न्याय सुरक्षा विधा से जुड़कर न्याय सुरक्षा की स्थिति गति का पूरा आकलन बना ही रहेगा। इसमें से मंडल परिवार सभा में कार्यरत न्याय सुरक्षा के कार्य में कोई समस्या हो उसे पूर्णतः समाधान प्रस्तुत करने का कार्य करेगा। प्रधान रूप में 5 कड़ियों में एक तारतम्यता किए रहेंगे। हर परिवार जो परिवार सभा में भागीदारी करने के लिए प्रस्तुत होते हैं वे सब स्वायत्त परिवारों के प्रतिनिधि के रूप में रहेंगे। जहां तक दूर संचार तंत्र रहेगी वह सब मंडल समूह परिवार सभा के स्वायत्तता में रहेगी। इसका प्रावधानीकरण मंडल परिवार सभा में कार्यरत या संचालित उत्पादन कार्य के चलते संपन्न हुआ रहना पाया जाता है। इस क्रम में मंडल समूह परिवार सभा अपना पहचान सदा के लिए बनाने का कार्य करेगा। मंडल समूह परिवार सभा में जितने भी न्याय सुरक्षा के 10 मंडलों से प्रस्तुत होता है वह सबको समाधानित करेंगे, क्योंकि जो न्याय समिति है वो 10 सोपान तक फैली हुई है। विशेष रूप से 8 सोपानों तक है, क्योंकि ग्राम से शुरू होगी या शायद ग्राम में ये परिवार समूह में भी होगी। तो परिवार समूह से लेके विश्व परिवार तक समितियों का आपस में तालमेल बना रहेगा। तो उसमें जो भी निर्णय होंगे या जो भी न्याय की विधियां होंगी या जो भी न्याय के रूप में रिसर्च होगी तो वो सब आपस में एक दूसरे को कम्युनिकेट करते रहेंगे। और इसलिए कहा कि दूर संचार प्रणाली जो है उसका उपयोग होगा। फिर कह रहे हैं कि तीसरी कड़ी इसमें उत्पादन कार्य है। इसमें बड़े उद्योगों को यह परिवार सभा संचालित करेगी। इसमें सभी मंडलों की आवश्यकता पूरी होती रहे। तो इसका मूल प्रयोजन क्या है? बड़े उद्योगों को कि जो मंडल क्षेत्र हैं उनकी आवश्यकताएं पूरी होती रहे, जिससे गांव-गांव के लिए यान वाहन सब उपलब्ध हो सके। इसी क्रम में उत्पादन कार्य में शोध कर्माभ्यास की व्यवस्था भी बनी रहेगी। ये जो उत्पादन कार्य के लिए जो शोध है वो भी चलता रहेगा। वर्तमान में आगे श्रेष्ठतम यान वाहन दूर संचार तंत्र संबंधी यंत्रों को उपकरणों को तैयार करने का कार्य करने के रूप में पहचाना जाएगा, जिससे देश धरती की आवश्यकता होती रहे। तकनीकी प्रक्रिया में जो मंडल समूह सभा अपने में श्रेष्ठता को पहचाने जाएंगे उसे सभी सोपानीय सभाओं के लिए प्रस्तुत किए रहेंगे। इस प्रकार से
तकनीकी कर्माभ्यास का लोक व्यापीकरण करने की संभावनाएं बनाए रखेंगे। अभी क्या हुआ कि ये सारा लोक व्यापीकरण नहीं होता क्योंकि कानूनों के चक्कर में फंस गया है। तो लोगों ने टेक्नोलॉजी का पेटेंट कर लिया और पेटेंट करने के बाद वो टेक्नोलॉजी बेचते हैं। इसी तरीके से इसके लोक व्यापीकरण में इसमें बाधा पैदा हो गई। तो जागृत परिवार जो परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था है, इसमें ये सारा बंधन नहीं है। इसलिए दुनिया में कहीं भी रिसर्च होगा वो इमीडिएटली पूरी दुनिया के लोगों तक पहुंच जाएगा। कम्युनिकेशन जो दूर संचार विधि से सबके लिए सुलभ होगा, उपलब्ध होगा। कोई भी व्यक्ति उसमें आगे अनुसंधान कर सकता है या उस टेक्नोलॉजी का उपयोग करके अपनी समृद्धि को सुनिश्चित कर सकता है। फिर कह रहे हैं कि चौथा विनिमय कार्य के बाबत में है, तो जो उत्पादन हुआ रहता है उसे विनिमय कोष में संग्रह किए जाएंगे। इसके बावजूद भी ग्राम परिवार सभा में सभी सोपानों में संचालित विनिमय कोष अनुबंधित रहेंगे। तो ग्राम से लेके ऊपर तक के सारे विनिमय कोष आपस में अनुबंधित रहेंगे। यह अनुबंध अपने आप में सदा सदा के लिए अर्थात पीढ़ी से पीढ़ी के लिए प्रशस्त और अनुकूल होने के रूप में उत्पादन कार्य को साज सज्जा गुणवत्ता के परिपूर्ण विपुल मात्रा में उपलब्ध कराने के लिए व्यवस्था बने रहेंगे। सभी सोपानों के श्रम मूल्य के आधार पर, उपयोगिता के आधार पर, वस्तु मूल्य के आधार पर श्रम मूल्य का निर्धारण, मूल्यांकन, पहचान होता ही रहेगा। इस विधि से श्रम मूल्य के आधार पर आदान प्रदान सुगम होना पाया जाता है। और फिर पांचवी कड़ी के रूप में स्वास्थ्य संयम है। तो स्वास्थ्य संयम का होना स्वाभाविक है। स्वास्थ्य संयम के लिए शोध और कर्माभ्यास की व्यवस्था रहेगी। आवश्यकता अनुसार शिक्षण प्रशिक्षण का भी व्यवस्था रहेगी। घटनाग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त या असाध्य रोगों की चिकित्सा कार्य संपन्न होने की व्यवस्था रहेगी। यह ग्राम परिवार से संचालित स्वास्थ्य संयम समितियों से अनुबंधित रहेगी। इस ढंग से पांचों कार्य समितियां सभी सोपानी कार्य समितियों से संबंधित रहेंगे और आवश्यकता अनुसार लेन देन के लिए अनुबंधित रहेंगे। फिर आठवां सोपान है जिसको मुख्य राज्य सभा बोल रहे हैं। इसके लिए मंडल समूह सभा से एक एक व्यक्ति निर्वाचित सदस्य रहेंगे, जिसके आधार पर समूचे कार्यकलाप संपन्न होंगे, जिसमें पहली कड़ी शिक्षा संस्कार कार्य की गतिविधियों को सर्वोत्कृष्ट समाज गति, सर्वोत्कृष्ट उत्पादन कार्य, सर्वोत्कृष्ट न्याय सुरक्षा कार्य, सर्वोत्कृष्ट उत्पादन कार्य, सर्वोत्कृष्ट विनिमय कार्य गति और सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य संयम का शोध संयुक्त रूप से होता रहेगा। ये सभी सोपानी, यानी इस सोपान में केवल रिसर्च का काम है ना, शोध का काम है। ये सभी सोपानी परिवार सभाओं के लिए प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत होते हैं और जो भी रिसर्च होगा उसकी जो फाइंडिंग्स हैं वो नीचे तक, हर परिवार तक जो है लोगों के पास उपलब्ध रहेंगे। तो इसलिए लिखा है कि ये सभी सोपानी परिवार सभाओं के लिए प्रेरणा के रूप में प्रस्तुत होती रही। इस विधि से अपनी गरिमा संपन्न शिक्षण कार्य कर्माभ्यास पूर्ण कार्यक्रमों को संपन्न करता रहेगा। फिर दूसरा कड़ी है जिसको न्याय सुरक्षा कह रहे हैं। तो ये भी यथावत रहेगी, विशेष परस्पर सीढ़ियों के बीच विसंगतियों को समाधानित करती रहेगी। मतलब इससे नीचे के जितने सोपान हैं, यदि उसमें कोई विसंगति होती है उसका समाधान जो है प्रधान या मुख्य राज्यसभा में होगा, है ना। इसके बाद है राज्य सुरक्षा के संबंध में भी शोध कार्य संपन्न होता रहेगा। ग्राम सुरक्षा से मुख्य राज्य सुरक्षा तक एक मधुरिम एक सूत्र विधि को जांचते रहेंगे, इसमें मजबूती को बनाए रखेंगे। साथ में मार्गदर्शन सभी सोपानों के साथ आदान प्रदान विधि से संपन्न होता रहेगा। तीसरी कड़ी अपने आप में उत्पादन कार्य की रहेगी। इसमें बड़े उद्योग समाहित रहेंगे।
प्रत्येक मुख्य राज्य में यातायात जैसे रेल संबंधी उपकरणों को प्राप्त करने का कार्यक्रम बना रहेगा। हर मुख्य राज्य सभा में इसकी परिपुष्टता को बनाए रखने की व्यवस्था रहेगी। जैसे बड़े बड़े वाहन, इनको बनाने की प्रौद्योगिकी बनी रहेगी। इस क्रम में प्रत्येक राज्य सभा अपने में समृद्ध होने की व्यवस्था बनी रहेगी। फिर चौथी कड़ी विनिमय कोष है। इसका आदान प्रदान विनिमय कार्य को मुख्य राज्य परिवार सभा संपन्न करेगी। इसमें सभी आदान प्रदान व्यवस्था विनिमय प्रक्रिया में ही समाहित रहेंगी। इसमें संतुष्टि बिंदु यही है कि सर्वाधिक उत्पादन हो जो आवश्यकता से अधिक हो। आवश्यकता का आकलन सभी सोपानी व्यवस्था में संबंध अनुबंध से पहचानने की व्यवस्था रहेगी। फिर पांचवी कड़ी के बारे में है कि स्वास्थ्य संयम के रूप में रहेगी और प्रधान रूप से प्रौद्योगिकी में कार्य करने वालों के लिए बना ही रहेगा। इसके साथ अन्य सभाओं के द्वारा आए हुए स्वास्थ्य संयम समस्या ग्रस्त व्यक्तियों को राहत प्रदान करेगी। स्वास्थ्य संयम कार्यक्रम का पूरे परिवार के सम्मिलित कार्यक्रम को साधनों की पूर्ति उत्पादन कार्यों से संपन्न होने की व्यवस्था रहेगी। इस क्रम में संपूर्ण व्यवस्था का वैभव मानव के लिए अति प्रयोजनशील होना देखा गया है एवं समझ में आता है। फिर 9वें सोपान में प्रधान राज्य सभा होगी। यह 10 निर्वाचित सदस्यों से गठित होगी। यह 10 सदस्य जो हैं मुख्य राज्य परिवार सभा में कार्यरत 10 सदस्यों में से एक एक व्यक्ति निर्वाचित किए जाने की विधि से उपलब्ध होंगे। इनमें ऐसे पारंगत व्यक्ति होने के आधार पर प्रधान राज्य सभा का गठन गरिमामय होना स्वाभाविक है। इस सभा गठन के लिए जितने भी साधनों की आवश्यकता रहती है 10 मुख्य राज्य सभाओं के द्वारा संचालित उद्योगों के आधार पर प्रावधानित होगी। ये सभी प्रावधान अपने आप में लोकार्पण विधि से संपादित रहेगी। दूर संचार व्यवस्था भी इन्हीं स्रोतों से समावेशित रहेगी। फलस्वरूप प्रधान राज्य सभा की गतिविधियां सुस्पष्ट रहेंगी एवं आवश्यकता अनुसार रहेंगी। इस सभा की पहली कड़ी शिक्षा संस्कार ही रहेगी। प्रधान राज्य परिवार सभा से संचालित शिक्षा समूचे 10 मुख्य राज्यों की संस्कृति, सभ्यता, विधि व्यवस्था की सार्थकता और समग्र व्यवस्था की सार्थकता के आकलन पर आधारित श्रेष्ठता और श्रेष्ठता के लिए अनुसंधान, शोध, शिक्षण, प्रशिक्षण, कर्माभ्यास रहेगी। प्रौद्योगिकी विधा का कर्माभ्यास प्रधान रहेगा। व्यवहार अभ्यास प्रक्रिया में प्रमाणीकरण प्रधान रहेगा। इस प्रकार यह उन सभी जनप्रतिनिधियों के लिए प्रेरणादायी शिक्षा व्यवस्था रहेगी और लोक व्यापीकरण करने के नजरिए से चित्रित करने की प्रवृत्ति रहेगी। इसी मानवीय शिक्षा कार्यक्रम में साहित्य कला की श्रेष्ठता के संबंध में प्रयोजन के अर्थ में मूल्यांकन रहेगी। श्रेष्ठता प्रबंध, निबंध, कला, प्रदर्शन, साहित्य, मूर्ति कला, चित्रकला के आधार पर मूल्यांकन और सम्मान करने की व्यवस्था रहेगी। यानी श्रेष्ठता को प्रोत्साहित करने के अर्थ में उनका सम्मान करने की व्यवस्था रहेगी। इस सभा की दूसरी कड़ी में न्याय सुरक्षा कार्य रहेगी। इसे पड़ोसी राज्यों में अर्थात परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को पड़ोसी राज्यों से
प्रभावित होने के लिए सभी उपायों का प्रयोग करेगी। इस विधि से लोक व्यापीकरण प्रवृत्ति का प्रमाण प्रधान राज्यसभा के दायित्व में रहेगी। इस सभा की तीसरी कड़ी उत्पादन कार्य रहेगी, जो आकाश गमन आदि यंत्रों को तैयार करने की प्रौद्योगिकी बनाए रखेगी। साथ में जल प्रवाह बल से विद्युत उपार्जन कार्य संपादित करने की व्यवस्था और दायित्व रहेगी। इसी के साथ वायु प्रवाह समुद्र तरंग विधियों से विद्युत उपार्जन करने के उपक्रम समावित रहेंगे। इसी प्रौद्योगिकी कार्यक्रम के साथ और श्रेष्ठतर उपलब्धियों के लिए प्रयोगशील रहने के अधिकार समावेशित रहेंगे। इसमें ऊर्जा संतुलन सुलभ हो। इस समिति की चौथी कड़ी विनिमय कोष है। विनिमय कोष के अधिकार संपूर्ण यंत्र उपकरणों का संग्रह, उनका विधिवत विनिमय करने का आधार रहेगा। इसी कोष के चलते और प्रगतिशीलता को पहचानने की अनुसंधान शोध अवश्य संपादित होती रहेगी। इस सभा की पांचवी कड़ी जो है वो स्वास्थ्य संयम होगी। इसमें प्रौद्योगिकी में कार्यरत व्यक्तियों को चिकित्सा संपन्न होगा। इसके अतिरिक्त किसी भी सोपानीय प्रस्तुत कोई घटनाग्रस्त समस्या, कोई असाध्य रोगों को समाधानित करने का प्रबंध रहेगा। इसी प्रकार प्रधान राज्यसभा का वैभव सार्थक होने का स्वरूप स्पष्ट होता है। 10वीं सोपान विश्व परिवार सभा है। सभी प्रधान राज्य सभाएं निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रस्तुत किए रहेंगे। ऐसे 10 प्रतिनिधि विश्व राज्य सभा में होंगे। इस कार्य में इस धरती पर आज की स्थिति में 10 प्रधान राज्यसभा होना संभव नहीं है। इस कार्य में इस धरती पर आज की स्थिति में 10 प्रधान राज्यसभा होना संभव नहीं है। इसलिए मंडल समूह या मुख्य राज्यसभाएं जो अपने सदस्यों को देना चाहते हैं, उनसे 10 का पूरा खाका बना लेना होगा, क्योंकि ये 1000 करोड़ की बात हो गई। अभी आबादी कम है, तो इसीलिए बाबा जी कह रहे हैं 600-700 करोड़ है, तो फिर वो ऊपर तक का डिजाइन थोड़ा सा बनाना पड़े। तो विश्व राज्यसभाएं 10 जनप्रतिनिधि कार्य संचालित करेंगे। इस सभा की पहली कड़ी शिक्षा संस्कार कार्य रहेगी। शिक्षा संस्कार कार्य में प्राकृतिक संतुलन, उद्योग व वन खनिज, जीव संतुलन, मानव न्याय संतुलन का कार्य संपादित होगा। साथ में जलवायु संतुलन, ऋतु संतुलन, धरती का संतुलन, वन खनिज का संतुलन संबंधी अध्ययन करने की व्यवस्था रहेगी। ऐसे अध्ययन के लिए किसी भी सोपानीय सभा के सीमा में किसी भी व्यक्ति को भेज सकते हैं, विद्वान बना सकते हैं, लोक व्यापीकरण करने के लिए प्रावधानित कर सकते हैं। इस सभा की दूसरी कड़ी न्याय सुरक्षा है। न्याय सुरक्षा में सर्वाधिक रूप में मानव न्याय और समान न्याय, लोक कल्याण कार्यों में श्रेष्ठता, गति और संतुष्टि का आकलन करना रहेगा। इसमें से किसी भी श्रेष्ठता की गति की आवश्यकता है, उसके लिए समुचित मार्गदर्शन करना इस सभा का अधिकार रहेगा। इसी के साथ साथ प्राकृतिक संतुलन, जीव संतुलन, वनस्पति संतुलन, खनिज संतुलन, ऋतु संतुलन के संबंध में समुचित मार्गदर्शन को प्रस्तुत करना, अध्ययन शोध विधि से स्वस्थ रहने के लिए सर्वाधिक ध्यान देना, इसके लिए समुचित मार्गदर्शन अध्ययन विधि से प्रस्तुत करना रहेगा। इस सभा की तीसरी कड़ी उत्पादन कार्य है। उपयोगिता, सदुपयोगिता, प्रयोजनशीलता का मूल्यांकन करना, सभी सोपानीय उत्पादनों के संबंध में पूर्णतः सजग रहना, संतुलन वस्तु उत्पादन के लिए प्रधान राज्य सभाओं का मार्गदर्शन देना बना रहेगा। इस सभा के संपूर्ण साधनों को मुख्य राज्य सभाओं के जो मुख्य प्रौद्योगिकी रहेंगी, उसी के बलबूते पर पूरा साधन एकत्रित रहेगा। साधनों के सदुपयोग का चित्रण, प्रेरणा देने के अधिकार इस सभा में निहित रहेगा।
प्रारंभिक स्थिति में आवश्यक समझने पर सामरिक तंत्रों का उत्पादन प्रौद्योगिकी विधि से विश्व राज्य सभा में रहेगा। इसके लिए स्रोत सभी प्रधान राज्य सभाएं हैं। सभी आवश्यक तकनीकी प्रचलित हो चुकी हैं। इस विश्व राज्य सभा में एक विश्व सुरक्षा समिति बनी रहेगी। इसमें सभी प्रधान राज्य सभा के एक एक प्रतिनिधि निर्वाचित विधि से प्रस्तुत रहेंगे। यहाँ तक सामरिक तंत्रों के लिए आवश्यक है, उसकी आवश्यकता तब तक रहेगी जब तक कि परस्पर राज्यों में पूर्ण विश्वास एकता के रूप में सेतु न बन जाए। इस विधा में निश्चय यही है कि समझदारी के साथ परिवार मूलक स्वराज्य व्यवस्था सार्थक रहेगी। थोड़े दिनों के उपरांत मानव कुल में सामरिक उत्पादन सर्वथा अयोग्य सिद्ध होकर रहेगा। यह भी एक परिकल्पना मानव कुल कर सकता है कि दूसरे किसी पृथ्वी से इस पृथ्वी पर आक्रमण करने का भ्रम हो सकता है। इसमें कहीं भी मानव हो सनय सनय जागृत होते हुए जागृतिपूर्ण विधि से समग्र व्यवस्था को पहचानने का मुहूर्त इस पृथ्वी पर उदय होता ही है, क्योंकि पूरी प्रक्रिया इस धरती पर जैसे गुजर चुकी है उसे देखने पर अनुमान यही होता है कि किसी पृथ्वी पर भिन्न जलवायु में मानव कुल का विस्तार होते होते पूरी उस पृथ्वी का ज्ञान होना, भौगोलिक जलवायु संबंधी स्वरूप समझ में आना, विभिन्न जलवायु से दूर संचार जुड़ना, ये सब सने सने गतिशील सोच विचार का परिणाम होता रहेगा। ऐसी संभावनाओं के चलते अंततोगत्वा जागृतिपूर्ण विधि को तलाशना होता है। जागृतिपूर्ण विधि को तलाशने के उपरांत सदा सदा से बनी हुई इतिहास जुड़ी हुई मिलती है और जागृति के उपरांत व्यवस्था का सूझबूझ होना मानव कुल की प्रतिष्ठा है। मानसिकता के आधार पर जागृति को विकसित करने वाला और पहचानने जानने मानने प्रमाणित करने वाला एकमात्र मानव ही है। हर जलवायु में विभिन्न प्रकार के मानव होते हैं, अर्थात शरीर रचना विभिन्न नस्ल रंग रूप का होता है। यह बात इसी पृथ्वी पर गवाहित हो चुका है। इसी प्रकार अन्य धरती पर भी हो सकता है। जागृति की महिमा, सार्वभौम व्यवस्था, अखंड समाज का प्रमाण किसी भी अन्य धरती पर अथवा अनंत धरती में भी मानव का उदय हो चुका हो, उन सबका स्वरूप एक जैसा एक ही हो जाता है, यानी मानसिक स्वरूप, क्योंकि उद्देश्य एक ही बनता है। दृष्टा कर्ता भोक्ता पद निश्चित हो जाता है। इन तथ्यों से हमें विदित होता है कि हम मानव लक्ष्य संपन्न विधि से जीने के लिए जागृति एकमात्र सहारा है। मानव जागृति सहित सहअस्तित्व रूप में नित्य वर्तमान है। वर्तमानता सदा सदा के लिए नित्य है। इस विधि से हम सर्वशुभ परिकल्पना और प्रमाण तक की स्थिति में आते हैं कि परिवार मूलक स्वराज विधि से विश्व मानव परिवार सभा को अभी तक वैभवित न होते हुए वैभवित होने की संभावना मानव मन तक पहुंचता है। संभावना तक स्वीकृति होती है। आगे मानव की चाहत बलवती होने की स्थिति में व्यवहार में वर्तमान हो सकता है। यही आवश्यकता हर मानव में विद्यमान है। चौथी कड़ी विनिमय कोष है। तो विश्व राज्य परिवार सभा में विनिमय के लिए कोई खास वस्तु नहीं रह जाते हैं। आवश्यकता महसूस होने की स्थिति में विश्व मानव के लिए उपयोगी वस्तु को प्रस्तुत करेगा। इसकी संभावना दूरगमन, दूरदर्शन, दूरश्रवण संबंधी वस्तुओं में परिष्कृति और गति हो सकती है। विश्व मानव परिवार सभा की गरिमा के अनुसार ज़्यादा से ज़्यादा ऊर्जा संतुलन संबंधी औजारों के ऊपर ध्यान देने की आवश्यकता है। विद्युत ऊर्जा, विकिरणीय ऊर्जा, यह दो प्रकार की ऊर्जाएं अति महत्वपूर्ण हैं।
इनमें से विकिरणीय ऊर्जा पे संतुलन का नजरिया विश्व मानस परिवार सभा में सुस्पष्ट रहने की आवश्यकता है। इसको कारगर बनाए रखना अर्थात सर्वसुलभ करने योग्य ज्ञान विवेक विज्ञान कर्माभ्यास संपन्नता को बनाए रखना है। किसी भी सोपानी आवश्यकता पड़ने पे शिक्षण संस्कार शिक्षा शिक्षण की कर्माभ्यास की व्यवस्था को बनाए रखेंगे। यही विनिमय का प्रधान स्वरूप रहेगा। यह विश्व मानव परिवार सभा के महिमा मंडित स्थितियों के लिए अनुकूल है। 5वीं कड़ी जो है स्वास्थ्य संयम ही होगा। इस अंतिम सोपान में सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य संयम में स्वायत्त रहने के लिए सर्वोत्कृष्ट विधियों को शोधपूर्वक कर्माभ्यास किए रहना आवश्यक है। महिमा के अनुसार अपेक्षा भी मानव कुल में होना स्वाभाविक है। इस आधार पर ऐसी स्थितियों में जो अनुसंधान होना विश्व मानव के लिए उपकार में रहेगा। इस प्रकार विश्व मानव परिवार सभा में सर्वोत्कृष्ट स्वास्थ्य का नजीर बना ही रहेगा। यह लोक व्यापीकरण होने के लिए व्यवस्था बनी रहेगी। उक्त प्रकार से 10 सोपानीय 5-5 कड़ियों पर सुगठित रहना सामान्य नजरिए से समझ में आता है। इस सुसंगठन का तालमेल दूर संचार विधि से एक दूसरे कड़ियों के साथ प्रतिप्राणित रहेगा। अनुप्राणित का तात्पर्य है अनुक्रम से प्रेरणाएं सूचनाएं पहुंच पाना, सत्यताएं सूचित हो पाना। प्रतिप्राणित का तात्पर्य है प्राप्त सूचनाओं के अनुसार अपेक्षित परिणामों से अवगत होना। दोनों तरफ से कम्युनिकेशन है, इसलिए ऐसा लिखा है। ऐसी अनुप्राणित प्रतिप्राणित क्रियाएं ग्राम परिवार राज्य सभा से विश्व परिवार सभा तक और विश्व परिवार सभा से ग्राम मोहल्ला सभा तक बरतने की व्यवस्था बनी रहेगी। इस विधि से हम मानव सामुदायिक मानसिकता से ओढ़े हुए सारी अपराध प्रवृत्तियों से मुक्त हो सकते हैं। सामुदायिक चेतना विधि से ही द्रोह विद्रोह शोषण युक्त प्रचलन जैसे अभिशाप, प्रदूषण जैसे अभिशाप, इन दोनों से उबर सकते हैं। इसके बाद लिखा है फलस्वरूप मिलावट जैसे अभिशाप, रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जैसे अभिशापों से मुक्त हो पाते हैं। संग्रह सुविधा भोग अतिभोग की मानसिकता से परिवर्तित होकर जागृत होकर समाधान समृद्धि अभय सहअस्तित्व उपयोग सदुपयोग प्रयोजनशील होने के प्रमाणों को मानव कुल प्रमाणित कर सकता है। यही शांतिपूर्ण समाधान पूर्ण जिंदगी का प्रमाण है। तो हमारा 7वां अध्याय पूरा हुआ। इस 7वें अध्याय में हम लोगों ने ये 3 दिन जो है ये परिवार मूलक स्वराज व्यवस्था को पढ़ने में लगाया और इसी में कैसे इसका निर्वाचन होगा, कैसे सभाएं बनेंगी, इन सभाओं में क्या क्या कार्यक्रम होंगे और ये सभाएं में जो समितियां हैं वो समितियों में किस तरीके से तालमेल होगा, ये समितियां आपस में किस तरीके से कार्य करेंगी, किनका क्या जुरिडिक्शन होगा, किस सोपान में क्या शिक्षा होगी, कितना उद्योग होगा और जो न्याय सुरक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जो गतिविधियां हैं वो किस तरीके से संचालित होंगी, प्रौद्योगिकी की क्या भूमिका होगी और इसके लिए जो शिक्षण प्रशिक्षण का और रिसर्च का क्या व्यवस्था रहेगा, उसके लिए किस तरीके से जिसको कहते हैं कि रिसर्च करने के लिए या प्रशिक्षण करने के लिए जो भी साधनों की आवश्यकता है वो कैसे सुलभ होंगी, इस सब पे बहुत विस्तार से विचार किया है। बहुत विस्तार से विचार को यहाँ प्रस्तुत किया है। इससे भी ज़्यादा विचार जो है मानवीय संविधान में किया गया है। तो जो हमने यहाँ पे 20 पेज में पढ़ा है वो मानवीय संविधान में लगभग 350 पेज में इसको फैलाया गया है ना। 350 नहीं 300 पेज हैं, 303 पेज हैं
मानवीय संविधान में, तो भी यदि इसको व्यवस्था वाले पार्ट को देखें तो लगभग 150-200 पेज में व्यवस्था संबंधी जो हर सोपान में व्यवस्थाओं में क्या क्या काम होंगे उस सबको बहुत विस्तार से मानवीय संविधान सूत्र व्याख्या में प्रस्तुत किया गया। तो यहाँ हमारा ये अध्याय खत्म हुआ। अभी जो समय बचा है इसमें हम लोग कुछ चर्चा कर सकते हैं और फिर कल से अध्याय 8 पढ़ेंगे, जन चर्चा की आवश्यकता, इसको पढ़ेंगे। मुझे लगता है 2 दिन लगेगा इस अध्याय को पूरा करने में, क्योंकि कुल मिला के ये 224 से 242 यानी लगभग 20 पेज हैं ना। तो 20 पेज को हम लोग 10-10 पेज मान लीजिए डेली पढ़ते हैं तो 2 दिन में हो जाएगा। और आज वेडनेसडे है तो गुरुवार और शुक्रवार और यदि थोड़ा बहुत बचा तो शनिवार, तो शनिवार तक हम इसको पूरा करके मंडे से हम कोई नई किताब शुरू कर सकते हैं। जैसा आप लोगों का विचार बताइएगा। हाँ जी बताइए योगेश भाई, सुनीता बहन, पूर्णिमा वाजपेयी दीदी, बताइए। तो काफी ठीक ही है। आपने पूरे वीक का प्लान भी ठीक से बना दिया और इसमें पूरा 10 सोपानी में अलग-अलग कौन-कौन किस-किस लेवल पे क्या-क्या डिपार्टमेंट संभालेगा, तो सारे पूरा स्पष्ट रखा ही है ना इसमें। फिर आप कह ही रहे थे उसको बाकी और फैलाया तो मानव संविधान में वो पूरा फैला हुआ है ही ना। अ, मैं एक प्रपोज़ल रखना चाहती हूँ। रखिए। जो मुझे लग रहा है हमारे जितने मित्र हैं यहाँ पे, करीब 15 या 17-18 लोग हमेशा रहे हैं। हाँ। तो हमने एक तरीके से एक-एक किताब को हम पढ़ते जा रहे हैं। तो मान लीजिए इसमें 9 अध्याय रहेंगे ना? हम लोग क्या एक-एक व्यक्ति ऐसे ज़िम्मेदारी ले, 1-1, 2-2 अध्याय की और उसमें क्या-क्या तथ्य पूरे फैलाए गए हैं और हम क्या-क्या मुख्य-मुख्य मुद्दे हैं, उसका क्या विस्तार कैसे रखा गया है। ऐसा हम लोग एक-एक प्रस्तुत करें तो ठीक रहेगा क्या? क्यों नहीं, हो सकता है। जी, मेरी तरफ से इनिशियली हम लोगों ने ये शुरू किया था अपना अहमदाबाद अध्ययन का। जी, तो अहमदाबाद के जो लोग थे, अभी जो इस समूह में भी उसमें से कोई 4-5 लोग हैं। जी, बाकी लोग अभी इसमें भाग नहीं ले रहे हैं क्योंकि हमारा पठन पूरा हो गया था। जी, इसके बाद ये ऑनलाइन जब शुरू हुआ तब वो हमारी अंतिम किताब चल रही थी उस समय। जी। शायद आवर्तनशील अर्थशास्त्र था जो अंतिम किताब थी हमारी, है ना। अच्छा जो तो बाकी ये लोग जो पहले थी। ये सब किताबें हम लोग पढ़ चुके हैं, है ना, जनवाद वगैरह सब। जी, लेकिन ऑनलाइन में ये नए लोग जुड़ गए हमारे साथ में। हुँ, तो नए लोगों ने पिछला अध्ययन किया है, जैसे आपने तो शायद किया है वहाँ छोटी में रह के, जी, लेकिन बहुत सारे लोगों ने नहीं किया है। जी, कुछ लोगों ने किया है, कुछ ने नहीं किया है। तो फिर पिछला जब हमने ये जनवाद शुरू किया था तब आपसे ही विचार करके ये किया था जी, कि हमको जनवाद को जो है पढ़ना था। जी, तो अभी आगे हमको क्या करना है, जैसे मान लीजिए कि हम कोई नई किताब लेते हैं, संचेतनावादी मनोविज्ञान, तो यदि आपको ऐसा लगता है कि लोग कर सकते हैं तो अपन कर सकते हैं प्रयोग, हमको कोई वो नहीं है। नहीं बाकी सब लोग चूँकि आप लोग जुड़े ही हैं, मेरा तो प्रपोज़ल था योगेश भैया नहीं, हमारी हैं, बाकी सब लोग भी हैं। मेरी तो सहमति है मुझे तो। जी, जी। बाकी लोग भी देख लें अपना विचार इसमें मुझे लगता है 2 तरह से इसमें हो सकता है एक तो एक-एक व्यक्ति एक-एक अध्याय या 2 व्यक्ति रखेंगे और आपस में चर्चा करके रखेंगे तो एक तो
आगे और लोगों की प्रस्तुति करने की, पूरी वस्तु को समझने की, उसकी योग्यता भी विकसित होती है। हम्म, और बिल्कुल। दूसरा ये है कि इस तरह मेरी से सहमति है, यदि सब लोगों की सहमति है मेरी से। अपनी गहराई भी थोड़ी बढ़ती है। बाकी लोग बताएं, मैंने तो अपनी सहमति दे दी। अच्छा सुझाव है सुनीता दीदी का, मेरी भी सहमति है इस बात के लिए। इसमें अध्याय की बजाय कुछ पृष्ठ हम लोग डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं, क्योंकि कुछ अध्याय बड़े हैं और कुछ छोटे हैं, तो उस को ध्यान में रखते हुए पेजेस वाइज भी हम लोग कर सकते हैं, है ना, मतलब ग्रुप बना सकते हैं। इसको आगे अपन देखते हैं, सबकी सहमति होती है तो फिर वो आगे का करेंगे। जी। इसमें मेरी भी सहमति है कि अच्छा रहेगा ये, मतलब हर आदमी थोड़ा सा इंटेंसिवली पढ़ेगा भी उसको, और पढ़ने के बाद समझ करके उसको थोड़ा सा रखना है, तो उसकी भी थोड़ी गति बनेगी। मेरी भी सहमति है भैया। और बताइए बाकी लोग। अभी भी उतनी प्रौढ़ता नहीं आई है, तो अभी शब्दों को समझने में थोड़ा सा समय लगता है, तो उतने अच्छे से नहीं रख पाएंगे, पर प्रयास जरूर कर सकते हैं रखने। और इसमें ये भी बात है भैया, यदि अभी बहुत से हमारे मित्र और बहनें और भाई हैं और इमीडिएट नहीं उसके बारे में नहीं देखना चाहते, तो 1-2 दिन में भी अपना पोस्ट कर सकते हैं ग्रुप में ना, शेयर कर सकते हैं जैसा उनका मन हो। जैसे योगेश भैया ने तो अपनी बात रखी ही। यज्ञेश है ना, यज्ञेश हाँ, यज्ञेश। अगर थोड़ा भी रखना यज्ञेश को चाहते आप जानते हो कि नहीं जानते सुनीता जी? नहीं भैया, मैं यही तो मिली है। ये जो है ना अपनी सुचित्रा के भाई हैं, सुचित्रा श्रीवास्तव ना। अच्छा अच्छा, ओ अच्छा गायत्री और सुचित्रा। हाँ अच्छा, नमस्ते भैया, सुचित्रा के साथ तो बहुत रहने का। हाँ हाँ, मैंने और बताया था ये आपका नाम, तो वो बोली थी कि जानती है, दिल्ली में रहती हैं। ये दिल्ली में ही रहते हैं, दिल्ली में। जी जी जी, वो जानती है पूरी तरह दीदी, बताइए। यानी योगेश भैया के बारे में पूछा था मैंने, योगेश उपाध्याय भैया के बारे में, तो उनको भी जानती है। और सुनीता हाँ, दीदी के योगेश बारे में। भाई वहाँ गए थे ना अध्ययन के लिए, तो इसलिए जी योगेश भाई को भी जानते हैं दीदी। मैं जब रायपुर रहता था तब इनके घर में जाता था, तब ये बहुत छोटे थे। अच्छा अच्छा, हाँ 98 ये की बात है ये तो। 98 99 में, 99 में। तब हम इनके परिवार में जाते थे। इनके पिताजी को कैंसर हो गया था अच्छा। और ये सभी छोटे छोटे बच्चे थे सब। हम्म। मतलब स्कूल में पढ़ते थे, मुझे ऐसा याद है स्कूल में पढ़ते थे। जी। और शायद गायत्री जो है थोड़ी बड़ी थी, तो वो कॉलेज में थी शायद, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में, ऐसा कुछ था। हाँ जी, और बताइए बाकी लोग। योगेश उपाध्याय जी। योगेश भाई सुन नहीं रहे लगता। पूर्णिमा दीदी जी। ठीक है भैया, 142 पेज है। कौन सी किताब में 142 पे?